Hello everyone, welcome to Teacher Connection. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। सो आज के वीडियो में हम क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 11 डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 11 प्रकृति की अमूल्य संपदा डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यहाँ हम बहुत कुछ सीखेंगे। प्रकृति की कौन कौन सी अमूल्य संपदाएं होती हैं, कौन कौन से हमारे संसाधन हैं जो हमें प्रकृति के तरफ से उपहार में मिले हैं, तो जिनका बहुत कुछ यूज होता है हमारे यहाँ। तो ये जो पार्ट है ये हमारा पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से पार्ट 1 ज़रूर देखें। जब पार्ट 1 देखेंगे तभी पार्ट 2 समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 11 में पार्ट 1 में हमने 4 टॉपिक डिस्कस किए थे, जल, वायु, सूर्य से ऊर्जा और वन। अब हम पार्ट 2 में चैप्टर 11 के 4 जो आगे के टॉपिक हैं डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक रहेगा मृदा, चट्टानें और खनिज। हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा जीवाश्म ईंधन। हमारा थर्ड टॉपिक रहेगा आज का प्राकृतिक संसाधन और नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा। हमारे उपयोगी संसाधन कौन कौन से हैं, तो ये 4 टॉपिक हमारे आज के वीडियो में रहेंगे, आज की क्लास में रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, मृदा, चट्टानें और खनिज। तो मृदा, चट्टानें और खनिज हमें किस प्रकार प्राप्त होते हैं और ये हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं, चलिए समझते हैं। भूमि, सूर्या और अज्जी जंगल से घर वापस आते हैं। भूमि और सूर्या कुछ सागों के पौधे लगाने के लिए बगीचे में मृदा तैयार करने में अज्जी की मदद करते हैं। अज्जी उन्हें धीरे से मिट्टी को खोदने और मिट्टी की गांठों को ढीला करने के लिए कहती है। आप सजीव विशेषताओं का अन्वेषण जो चैप्टर है उसमें थोड़ा पढ़ चुके हैं। पौधे के पर्याप्त विकास के लिए मृदा के कणों के बीच जगह न केवल पर्याप्त वायु प्रदान करती है बल्कि जड़ों को भी आसानी से बढ़ने देती है। तो यहाँ पर ये साग बोने के लिए मृदा तैयार कर रही हैं। तो ये मृदा के बारे में हमने जो सजीव विशेषताओं का अन्वेषण चैप्टर है इसमें भी पढ़ा है कि मृदा में बीज किस तरह से ग्रो करता है। तो कणों के बीच जगह न केवल पर्याप्त वायु प्रदान करती है बल्कि जड़ों को भी आसानी से बढ़ने देती है। भूमि और सूर्या को मृदा में छोटे छोटे कंकड़ और पौधे की जड़ें और कुछ केचुए भी दिखाई दिए। तो केचुए क्या करते हैं? केचुए किसान के मित्र होते हैं और ये मृदा को उलटने पलटने और ढीला करने में सहायता करते हैं। जब तक भूमि और सूर्या अज्जी की सहायता करते हैं मिट्टी बनाने में, तब तक हम लोग देखते हैं कि विभिन्न स्थानों की मृदा को छूने के उपरांत अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना याद रखना है। कभी कभी जिस मृदा में कचरा होता है उसमें ऐसे कीटाणु भी होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो ये थी सावधानी। उसके बाद में मृदा में बहुत सी वस्तुएं होती हैं जैसे रेत, कीड़े और कृमि। इसमें कई छोटे जीव भी हो सकते हैं जिन्हें हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते। पौधे और जंतु भी विघटन और क्षय के कारण मृदा का हिस्सा बन जाते हैं। तो मृदा में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? मृदा में रेत होती है, कीड़े होते हैं और कृमि होते हैं, लेकिन हम इन्हें ऐसे साधारण आँखों से नहीं देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी पौधे और जंतुओं के विघटन से भी क्षय के कारण मृदा का हिस्सा बन जाते हैं। विभिन्न स्थानों से एकत्रित किए गए मृदा के नमूने अलग अलग रंगों के भी हो सकते हैं क्योंकि उसमें विभिन्न पदार्थ उपस्थित होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मृदा कैसे बनती है? मृदा का निर्माण लंबे समय, कई हजार वर्षों में सूर्य, जल और सजीवों द्वारा चट्टानों के विघटन से होता है। विघटन का मतलब है जो चट्टानें अपक्षयित हो जाती हैं, धीरे धीरे टूटती हैं, कुछ महीन कणों में टूटती हैं, कुछ भारी कणों में टूटती हैं, तो उसी को विघटन कहते हैं। धीरे धीरे चट्टान पूरी तरह से मृदा का रूप ले लेती है। मृदा विभिन्न प्रकार की होती है, कुछ विशेष प्रकार के पौधों को उगाने के लिए कुछ विशेष प्रकार की मृदा का यूज किया जाता है।
भवनों हेतु ईंटें बनाने के लिए अच्छी होती हैं कुछ मृदा। वनों में अनेक प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। मृदा एक अमूल्य संपदा है। तो हमारे वनों में अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। कुछ मिट्टी होती हैं जिनसे ईंटें बनाई जाती हैं और फिर उनसे भवन का निर्माण होता है। आपने अपने आसपास चट्टानें देखी होंगी। चट्टानों का उपयोग घर, भवन और मंदिर, सड़क, बांध और मेंज के ऊपरी भाग आदि के निर्माण में किया जाता है। स्लेट जैसी कुछ चट्टानों का उपयोग छत बनाने के लिए किया जाता है और लेटेराइट का उपयोग ईंट जैसे निर्माण सामग्री के रूप में किया जाता है। और ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर और संगमरमर कुछ महत्वपूर्ण चट्टानें होती हैं। तो ये जो स्लेट चट्टानें, लेटेराइट चट्टानें और ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर जैसी चट्टानें होती हैं, संगमरमर, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। मानव ने चट्टानों का उपयोग कई हजार वर्ष पहले ही हस्त, कुल्हाड़ी और तीर शीर्ष जैसे उपकरण बनाने के लिए किया था। तो हम चित्र में देखेंगे कि छत बनाने के लिए ये देखिए हमने जो स्लेटी कलर के पत्थर हैं, इनका चट्टानें हैं, इनका यूज किया है। ईंट बनाने के लिए हमने लेटेराइट मिट्टी का यूज किया है। और जो हमारे हस्त, कुल्हाड़ी वगैरह हैं, ये भी पत्थरों से ही पहले औजार बनते थे और पत्थर से ही तीर और शीर्ष बना करते थे। इस तरह पत्थर हम यूज़ करते हैं। संगमरमर का खनन, ये संगमरमर के पत्थर हैं जो कि जिनका खनन हो रहा है। चट्टानें किससे बनी होती हैं? ये चट्टानें खनिजों से बनी होती हैं। एल्युमिनियम, तो सोना, तांबा और लोहे जैसी महत्वपूर्ण धातुएं खनिजों से प्राप्त की जाती हैं। तो जो चट्टानें होती हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण धातुएं और खनिजों से प्राप्त की जाती हैं। इनमें जो महत्वपूर्ण खनिज और धातु होते हैं वो होते हैं एल्युमिनियम, सोना, तांबा और लोहे जैसी महत्वपूर्ण धातुओं से ये बनी होती हैं। खनिजों का उपयोग वायुयान में करते हैं, कार में करते हैं, आभूषण में करते हैं, प्रसाधन में करते हैं, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में किया जाता है। उदाहरण के लिए हम जिस सामान्य मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते हैं उसके निर्माण में लगभग 1 दर्जन खनिजों का उपयोग होता है। हमारे मोबाइल फ़ोन में सोना, चांदी, तांबा और कोबाल्ट, इतने सारे खनिजों का यूज होता है। तो प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सोना जो होता है वो इस तरीके से होता है। बाद में इसको परिष्कृत किया जाता है, शुद्ध किया जाता है बहुत सारी विधियों के साथ। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले कुछ खनिज होते हैं, फिर इनको बाद में शुद्ध किया जाता है। चट्टानें मानव जीवन की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चट्टानें क्या करती हैं? मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनके पुनर्निर्माण में हजारों से लाखों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए इनका क्षरण और उपयोग दायित्वपूर्वक करना आवश्यक है। मतलब जो हमारी चट्टानें होती हैं इनको एक बार दोबारा बनने के लिए काफ़ी लंबा टाइम लगता है। तो हमें इनका जो उपयोग है, इनका संरक्षण है, वो बहुत ही दायित्वपूर्वक करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि चट्टानों और खनिजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचाया जाता है? तो परिवहन के लिए हम जिन वाहनों का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश वाहन जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं। अब हम लोग जीवाश्म ईंधन के बारे में जानेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या होता है? सूर्या विभिन्न प्रकार के वाहन अलग अलग ईंधन स्टेशनों पर क्यों जाते हैं? सूर्या सोचती है कि विभिन्न प्रकार के वाहन हैं, अलग अलग स्टेशन ईंधन के लिए अलग अलग स्टेशन पर क्यों जाते हैं? इसका कारण यह है कि वे विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग करते हैं, उदाहरण के लिए पेट्रोल और डीजल। तो इसका मतलब है कि जो सारे वाहन हैं वो अलग अलग स्टेशन पे जाते हैं अपने ईंधन के लिए। तो इसका मतलब है वो अलग अलग ईंधन का यूज कर रहे हैं। सामान्यतः किस प्रकार के ईंधन का उपयोग अधिक होता है? तो वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल दो सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले ईंधन है। पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। जो पेट्रोल है, डीजल है और मिट्टी का तेल है, ये किससे प्राप्त होता है? पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। प्राकृतिक गैस, कोयले और पेट्रोलियम को आमतौर पर जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। तो जीवाश्म ईंधन किसे कहा जाता है? प्राकृतिक गैस, कोयले और पेट्रोलियम को हम लोग जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। ये मूलतः पृथ्वी के भीतर सूक्ष्म जीवों और पौधों के दब जाने से पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं, वो जीव जंतु जब पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं
पौधे होते हैं वो भी दब जाते हैं, तो उनसे क्या बनता है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयले, मतलब हमें जीवाश्म ईंधन के रूप में प्राप्त होता है। इन ईंधनों को बनने में भी लाखों वर्ष लग जाते हैं, तो इनका भी यूज हमें बहुत संरक्षण और यूज दोनों ही दायित्वपूर्वक करने चाहिए। प्राकृतिक गैस का उपयोग भोजन बनाने और विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। आजकल इसका उपयोग वाहनों में संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी के रूप में ईंधन की तरह किया जाता है। यह पेट्रोल या डीजल की तुलना में सबसे अधिक स्वच्छ ईंधन है। कोयले का उपयोग मुख्य रूप से विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। यह भारत में कई भागों में पाया जाता है। ये प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, उनका हमें पता लगाना है मैप में। कोयले, लकड़ी और गोबर के उपलों का ईंधन के रूप में उपयोग पहले भोजन बनाने के लिए किया जाता था। अब प्रदूषण कम करने वाली प्राकृतिक गैस एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी धीरे धीरे इनका स्थान ले रही है। तो पहले हम लोग जो प्राकृतिक हमारे ईंधन हुआ करते थे, कोयले, लकड़ी और गोबर, इनसे हम लोग भोजन बनाने का यूज करते थे, लेकिन अब प्रदूषण को कम करने के लिए इनके स्थान पर एलपीजी का यूज करते हैं। तो ये है कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस। जीवाश्म ईंधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है। यदि हम जीवाश्म ईंधन का उपयोग वर्तमान में इसी प्रकार सतत रूप से करते रहे तो शीघ्र ही जीवाश्म ईंधन समाप्त हो जाएंगे। ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत भी खोजने होंगे। जीवाश्म ईंधन के जलाए जाने पर धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जो वायु को अधिक प्रदूषित करती है। परिवहन और घरेलू ईंधन के लिए जीवाश्म ईंधन पर अत्यधिक निर्भरता के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर वायु प्रदूषण हुआ है। तो हमने जिस तरीके से जीवाश्म ईंधन का यूज किया, उससे क्या होता है, हमारी जो वायुमंडल है काफ़ी पल्यूटेड हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होती है, धुआं उत्पन्न होता है और इससे क्या होता है, हमारी वायु प्रदूषित हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। ये है हमारा आज का थर्ड टॉपिक, प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय और अनवीकरणीय। कौन से नवीकरणीय संसाधन हैं और कौन से अनवीकरणीय संसाधन हैं। तो प्रकृति की निधि हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। वे पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक संसाधन हैं। उदाहरण के लिए हमें सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश, नदियों से जल और पौधों एवं जंतुओं से भोजन प्राप्त होता है। ये संसाधन जिन्हें हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, इन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। हम अपनी सुविधा अनुसार प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बहुत सी उपयोगी वस्तुएं बनाने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए विद्युत बल्ब, फर्नीचर, सौर पैनल, साइकिल आदि हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाते हैं। इस प्रकार सभी संसाधन जिन्हें मानव निर्मित किया जाता है, उन्हें मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं, हम इनका यूज करके अपनी सुविधा अनुसार बहुत सारे अपने लिए चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि विद्युत बल्ब को बनाया, फर्नीचर, सौर पैनल, साइकिल आदि हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाते हैं। तो इस प्रकार जो भी ये सौर पैनल, ये सब मानव निर्मित वस्तुएं हैं, तो इन्हें हम लोग मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। तो आपने विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि वायु, जल, सौर ऊर्जा, वन, मृदा, चट्टानें और खनिजों और जीवाश्म ईंधन के विषय में जानकारी प्राप्त की है। तो आपने अब तक इन सारे टॉपिक के बारे में पढ़ा है। समय के साथ इनमें से कई प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्भारित हो जाते हैं। यदि आपको याद हो, अज्जी ने भूमि और सूर्य को बताया कि वे केवल वही नेलिकाई या आंवले उठाएं जो भूमि पर गिरे हुए हैं। यह बात सुनिश्चित करती है कि अन्य जंतुओं और पक्षियों के लिए पर्याप्त फल उपलब्ध हों। जंतुओं और पक्षियों के मल से निकले बीज नए पौधे उगाने में सहायक होते हैं। यद्यपि इस प्रक्रिया में नए पेड़ों से फल मिलने में कुछ वर्षों का समय लगता है, अतः संसाधन जिनका उचित समय अवधि के भीतर नवीनीकृत, पुनः पूर्ति अथवा पुनर्स्थापन हो, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन कौन कौन से होते हैं?
नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो क्या होता है कि एक समय निश्चित समय अवधि के अंदर नवीनीकृत हो और पुनः पूर्ति करें और पुनः स्थापित हो जाएं, उनको क्या कहते हैं, नवीकरणीय कहते हैं। वायु, जल और वन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों के कुछ उदाहरण हैं। प्रकृति उनका नवीकरण कर देती है, हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जीवाश्म ईंधन निर्मित होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। ये सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और एक बार उपयोग करने के बाद ही ये क्या होते हैं, क्षीण हो जाते हैं। तो इनका उपयोग भी हमें बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। ये उचित समय अवधि के भीतर उत्पन्न नहीं हो सकते और ना ही इनकी पुनः पूर्ति होती है। इन संसाधनों को अनवीकरणीय कहते हैं। जो संसाधन लाखों वर्षों में बनते हैं और एक ही बार यूज करने के बाद खराब हो जाते हैं और इनकी पुनः पूर्ति भी जल्दी नहीं हो पाती है, ये एक निश्चित समय अवधि के अंदर नहीं बनते हैं, इनको हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों के उदाहरण कौन कौन से हैं? खनिज हैं, मृदा, चट्टानें, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें। अब हम हमारी आज की क्लास का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, हमारे उपयोगी संसाधन। वैसे हमने अब तक जितने भी संसाधन पढ़े वो सारे ही उपयोगी थे। अब हम आगे देखते हैं। यह भूमि और सूर्या के लिए अपनी अज्जी के घर रोमांचक छुट्टी के बाद घर लौटने का समय है। उनकी अम्मा उन्हें लेने आई हैं। भूमि और सूर्या ने अम्मा को बगीचे में उग रहे सागों के पौधे दिखाए और वे सूखी मिर्चें दिखाई जो अज्जी ने उन्हें घर ले जाने के लिए दी थी। जब वे नगर पहुँचे तो उन्होंने आसमान के रंग और हवा की गंध में बदलाव देखा। यहाँ बहुत कम पेड़ हैं और यहाँ हवा की गंध भी अज्जी के घर की हवा जितनी अच्छी नहीं है। उन्हें वाहनों से निकलने वाले धुएं की गंध आ रही है। वायु प्रदूषित है। अम्मा कहती हैं, हाँ, हम जब वाहनों में जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं तो धुआं उत्पन्न होता है। आजकल ऐसे वाहन उपलब्ध हैं जो प्रदूषण कम फैलाते हैं। उदाहरण के लिए विद्युत वाहन जो किसी भी प्रकार के धुएं का निष्कासन नहीं करते। जो हमारे इलेक्ट्रिक जो बसें, ट्रेनें हैं, ये क्या करती हैं, कोई भी प्रदूषण नहीं फैलाती हैं। अतः हम इन्हें क्या करेंगे, जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में यूज करेंगे। आगे देखते हैं। आपने कितने प्राकृतिक संसाधनों की सूची बनाई है? आपने और आपके मित्रों ने प्राकृतिक संसाधनों की सूची बनाई है जिनमें से कई का उपयोग हम प्रतिदिन करते हैं। ये संसाधन कौन से हैं जिनका यूज़ हम डेली बेसिस पे करते हैं? जल, वायु, मृदा और पौधे और जंतुओं से प्राप्त होने वाले भोजन। हमें ये संसाधन प्रकृति से मिलते हैं। हम अपने उपभोग के लिए इन संसाधनों से वस्तुएं बनाते हैं। इसीलिए हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए और उनका अपव्यय यानी कि खर्च ज़्यादा न करते हुए दायित्वपूर्वक उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना हम अपनी आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकते हैं और भविष्य के लिए भी इन्हें बचाकर रख सकते हैं। मानव सहित सभी सजीव अपने अस्तित्व के लिए इन पर निर्भर करते हैं। पृथ्वी प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराती है, लेकिन प्रत्येक मनुष्य के लालच को पूरा करने के लिए नहीं। ये गांधी जी का कोट है, MK गांधी जी का कोट है। यानी कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कही है कि जो हमारी धरती माँ है, पृथ्वी है, वो हमारी आवश्यकता के लिए तो सारे संसाधन हमें उपलब्ध कराती हैं, लेकिन हमारे लालचवश उनका दुरुपयोग करने के लिए बिल्कुल भी नहीं। तो इसके साथ ही हम पढ़ेंगे अब चैप्टर की समरी, जो कि है बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे सीटेट एग्ज़ाम के लिए। अधिकांश संसाधन जो हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं वे प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन वन, वायु, जल, मृदा, चट्टानें, खनिज, जीवाश्म ईंधन और सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये हमारे प्राकृतिक संसाधन हो गए। मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए गए संसाधनों को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय संसाधनों और अनवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत किया जाता है। वे संसाधन जिनकी पूर्ति एक उचित अवधि के भीतर प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा हो जाती है उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वे संसाधन जिनका भंडार सीमित मात्रा में होता है, जिनकी पूर्ति
उचित अवधि के भीतर नहीं होती है उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। मानव सहित सभी सजीव अपने जीवन के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं, इसीलिए हमें उनका विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। आगे देखते हैं। तो अभी हमारा ये जो चैप्टर नंबर 11 है इसका पार्ट 2 फिनिश होता है और आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, चैप्टर की समरी से आपका चैप्टर रिवीजन हुआ होगा। तो अब तक हमने क्लास 6 एनसीईआरटी के 11 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं चैप्टर 12 के साथ एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।